नमस्कार बच्चों, देखिए अपन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ रहे थे। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल जो किया था वो जो है सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। सोने की पन्नी क्या होती है, अल्फा कण क्या होता है, अपन इनकी कल बात कर चुके थे कि अल्फा कण जो है हीलियम के समान ही धनात्मक जो है कण होते हैं और सोने की पन्नी जो है एक इतनी पतली पन्नी होती है या एक सोने की पन्नी बहुत पतली परत वाली होती है जो लगभग 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी होती है। देखिए रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल जो दिया था उसके मुख्य बिंदु निम्न है। इसके मुख्य बिंदु निम्न है। देखिए इन्होंने जो है सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई तो उसमें से अधिकांश कण जो है अपन ने इस तरह से कल कण बनाए थे। ये थे अपने कण और इन कणों पर जो है अल्फा कण ये अपने थे सोने की पन्नी और इसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार करवाई तो उसमें से कुछ कण जो है सीधे निकल गए, लेकिन कुछ कण जो है वो एक कण अपने मार्ग से वापस विक्षेपित हो गए, कुछ कण जो है 90 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए और अधिकांश कण जो है सीधे निकल गए। तो अपन ये कह सकते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु निम्न है कि इसमें क्या हुआ कि अल्फा कण जो है अधिक तेज गति के कारण अपने मार्ग से जो है सीधे निकल गए, परंतु 12000 कणों में से एक कण ऐसा था जो अपने मार्ग में वापस लौट आया और उसमें से कुछ कण 90 डिग्री के कोण पर और 80 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए। तो अपन मुख्य 3 बिंदु देंगे यहाँ पर। पहला देंगे अधिकांश अल्फा कण तेज गति के कारण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कि अधिकांश अल्फा कण जो है तेज गति के कारण सोने की पन्नी से जो है सीधे निकल गए। दूसरा अपन ये लिखेंगे कि 12000 कणों में से एक कण वापस अपने मार्ग में विक्षेपित हुआ, कि सोने की पन्नी से वापस अपने मार्ग में क्या हो गया, मुड़ गया, विक्षेपित हुआ। कुछ अल्फा कण या कुछ कण 90 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए तो कुछ कण 180 डिग्री के कोण पर रदरफोर्ड के मुख्य बिंदु अपन ये देख सकते हैं कि अधिकांश अल्फा कण जो है तेज गति के कारण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। 12000 कणों में से एक कण वापस अपने मार्ग में विक्षेपित हुआ, वापस आया और कुछ कण जो है 90 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए और कुछ कण जो है 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए। देखिए इस प्रयोग को समझने के लिए अपन क्या करते हैं कि एक जो है क्रियाकलाप करते हैं कि अपन एक खुले मैदान में मान लेते हैं कि एक बच्चा अपनी जो है खुले मैदान के अंदर खड़ा है और वो बच्चा जो है आंख बंद किए बिना दीवार के सामने खड़ा है और उसको अपन ये कहें कि आपको जो है सामने एक पत्थर फेंकना है, तो वो जो है बच्चा दीवार की तरफ पत्थर फेंकता है तो वो दीवार
की तरफ जैसे ही पत्थर फेंकता है तो दीवार के वो पत्थर टकराएगा तो जो है बच्चे को क्या सुनाई देगा, आवाज सुनाई देगा, लेकिन वो वापस पत्थर जो है टकराने के बाद किसकी तरफ आएगा, बच्चे की तरफ आएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर बच्चे को अपन जो है पत्थर फेंकने के लिए कहते हैं तो पत्थर को अपन मान लें अल्फा कण और सामने जो दीवार है उसको अपन मान लें सोने की पन्नी। तो अपन जो है बच्चे को जो है आंख बंद करके और खुले मैदान में खड़ा करके दीवार के सामने और ये कहें कि आपको पत्थर फेंकने हैं, तो उसमें से कुछ पत्थर जो है आगे अधिक गति के कारण आगे निकल जाते हैं और कुछ कण जो है वापस टकरा करके पीछे की ओर आते हैं। तो इसी प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया उसके मुख्य 3 बिंदु थे कि अधिकांश कण तेज गति के कारण जो है सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। 12,000 कणों में से एक कण वापस अपने मार्ग में लौट आया और कुछ कण जो है 90 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए और कुछ कण जो है 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल से निम्न परिणाम निकाले। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल से निम्न परिणाम निकाले कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग जो होता है वो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार खाली होता है। तो अपन जो है यहाँ पर परिणाम लिखेंगे और ये लिखेंगे कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खाली होता है। कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग जो है खाली होता है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए पूर्ण विराम हटा देंगे, क्योंकि अधिकतर या ज्यादातर लिख सकते हैं अल्फा कण देखिए परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग जो होता है वो खाली होता है, रिक्त होता है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। सोने की पन्नी से पहला परिणाम तो क्या दिया कि जो है परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खाली होता है और अधिकतर अल्फा कण जो है बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा अपन ये लिखेंगे, पहला अपन ये कह सकते हैं कि परमाणु के भीतर का भाग जो होता है खाली होता है और क्योंकि अधिकतर अल्फा कण जो होते हैं, अल्फा कण है वो बिना विक्षेपण के बिना मुड़े हुए क्या हो जाते हैं, सोने की पन्नी से सीधे निकल जाते हैं। दूसरा अपन ये लिख पाते हैं कि बहुत कम कण ऐसे होते हैं जो अपने मार्ग में वापस लौटते हैं। तो अपन दूसरा लिखेंगे, बहुत कम कण अपने मार्ग में विक्षेपित होते हैं। मार्ग में अपने मार्ग में विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है, कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। कि परमाणु जो है उसके अंदर जो है धनावेशित भाग जो है बहुत कम है। क्यों?
क्योंकि बहुत कम कण अपने मार्ग में वापस लौट आते हैं, और बहुत कम कण अपने मार्ग में वापस लौटने का मतलब ये है कि परमाणु में जो धन चिन्ह है या जो है धनावेश है वो बहुत कम होता है। थर्ड पॉइंट अपन ये दे सकते हैं कि कुछ कण जो है 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होते हैं, और 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होने का मतलब है कि सोने की पन्नी जो है उससे जो है 180 डिग्री के कोण पर अल्फा कण विक्षेपित होते हैं, और अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि परमाणु में धनावेश और द्रव्यमान की मात्रा बहुत कम होती है। तो अपन तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए थे, जिससे ये ज्ञात होता है जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु का पूर्ण धनावेश और द्रव्यमान परमाणु के भीतर आयतन से कम होता है। परमाणु का पूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान की बहुत कम कण जो होते हैं अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होते हैं, और जिससे ये ज्ञात होता है कि परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर जो आयतन होता है उससे कम मात्रा में होता है, सीमित मात्रा में होता है। तो पूर्ण धनावेशित एवं द्रव्यमान परमाणु के भीतर आयतन से कम होता है। आयतन से कम होता। तो अपन ये कह सकते हैं कि परमाणु रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं, परिणाम निकाल सकते हैं कि एक तो परमाणु के भीतर जो है अधिकांश भाग खाली होता है, और खाली होने के कारण जो है अल्फा कण बिना मुड़े उस सोने की पन्नी से सीधे आगे निकल जाते हैं। दूसरा अपन ये देंगे कि बहुत कम कण ऐसे होते हैं जो अपने मार्ग से वापस विक्षेपित होते हैं, वापस लौटते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ये ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग जो है बहुत कम होता है। दूसरा कि बहुत कम अल्फा कण ऐसे होते हैं जो 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए थे, और जिससे ये ज्ञात होता है कि परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग एवं द्रव्यमान परमाणु के भीतर आयतन से कम होता है। देखिए, प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमाणु जो है उसकी त्रिज्या, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। तो अपन नेक्स्ट नीचे लिखेंगे कि प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। ये अपन ने जो है ऊपर आंकड़े लिखे थे उनके आधार पर अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या जो होती है परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। और इन प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या किया था कि नाभिक की त्रिज्या छोटी होने के कारण इस मॉडल को नाभिक के परमाणु मॉडल कहा था। तो अपन नेक्स्ट नीचे लाइन करके लिखेंगे एरो का निशान करके कि अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने
अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने नाभिकीय परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। नाभिकीय परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसके निम्न लक्षण थे। कि जो है परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो नाभिक की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। और इन आंकड़ों के आधार पर, इन प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रस्तुत किया और जिसका नाम था नाभिकीय परमाणु मॉडल। नाभिकीय परमाणु मॉडल के जो है निम्न लक्षण थे। पहला तो ये कि परमाणु का जो केंद्र भाग होता है उसका जो है अधिकांश धन आवेशित होता है। परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है। तो अपन पहला पॉइंट इस लक्षण में ये दे देंगे, परमाणु का केंद्र पहला पॉइंट क्या दे देंगे कि परमाणु का केंद्र जो होता है वो धन आवेशित होता है। और धन आवेशित होने के कारण परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। तो अपन नेक्स्ट लिख देंगे जिसे नाभिक कहा जाता है। प्रश्न पूछे नाभिक किसे कहा जाता है तो आपको आंसर देना है कि परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है जिसे क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जितना भी होता है वो कहाँ होता है? नाभिक में। तो अपन ये लिख देंगे कि एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता। कि परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? नाभिक। और नाभिक के अंदर क्या होता है कि परमाणु का पूरा द्रव्यमान होता है। ये पहला लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण अपन ये दे देंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में, गोलाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो अपन दूसरा पॉइंट ये दे देंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्या लिख सकते हैं कि नाभिक जो होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और नाभिक का आकार जो होता है परमाणु के आकार की तुलना में छोटा होता है। तो अपन थर्ड पॉइंट अपन ये दे देंगे कि नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है या बहुत छोटा होता है? वैसा भी लिख सकते हैं, बहुत छोटा होता है ये भी लिख सकते हैं, और बहुत कम होता है ये भी अपन लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे कि जो है रदरफोर्ड ने नाभिकीय परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और रदरफोर्ड के परमाणु नाभिकीय मॉडल के निम्न लक्षण थे। पहला था कि परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ रहता है? नाभिक के अंदर रहता है। तो अपन ये दे सकते हैं कि ये क्या है? एक परमाणु का नाभिक है और ये है एक परमाणु। ठीक है। बाद में देखिए यहाँ जो होता है इस भाग को अपन क्या कह सकते हैं कि नाभिक कह सकते हैं। और इस नाभिक में क्या रहता है? धन आवेशित भाग भरा रहता है। और परमाणु का जो मुख्य केंद्र होता है जिसमें धनावेश होता है उसको क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है।
और इस नाभिक के अंदर परमाणु का पूरा द्रव्यमान भरा रहता है। दूसरा कि नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, कि नाभिक के बाहर गोलाकार कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है, बाद में दिया है कि नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है, कि नाभिक देखो कितने से छोटे आकार का है और परमाणु देखो कितने बड़े आकार का है, तो अपन ये कह सकते हैं कि नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। देखिए इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की ये कमियां थी कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर चक्कर तो लगाते हैं लेकिन ये कब स्थायी होते हैं, ये जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से नहीं बताया जा सकता। कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कब स्थायी होता है ये परमाणु मॉडल से, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से नहीं बताया जा सकता। और परमाणु जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, परंतु नाभिक जो होता है परमाणु का वो स्थिर नहीं होता है। ये दो कमियां थी रदरफोर्ड के मॉडल की। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कि बोर का परमाणु मॉडल या परमाणु मॉडल। तीसरा है बोर का परमाणु मॉडल। या परमाणु मॉडल। देखो नील्स बोर ने क्या किया था कि परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, और नील्स बोर ने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया उसकी जो है निम्न अवधारणाएं दी थी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है, और इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है उसको अपन विविध कक्षा कहते हैं। तो अपन लिखेंगे नील्स बोर ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। नील्स बोर ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसके अवधारणाएं निम्न हैं। मुख्य अवधारणाएं निम्न हैं। कि परमाणु ने नील्स बोर ने क्या दिया, परमाणु मॉडल दिया, और उस परमाणु मॉडल की मुख्य अवधारणाएं निम्न है। पहली मुख्य अवधारणा अपन लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन केवल कुछ कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, विविक्त कक्षा। तो इसमें अपन लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ कक्षाओं में ही क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं या चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं में ही निश्चित चक्कर लगाते हैं, जिसे विविध कक्षा कहा जाता है, जिसे विविध कक्षा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कुछ ही निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और कुछ ही कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की चक्कर लगाने को अपन क्या कहते हैं, विविक्त कक्षा कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा के चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का विकिरण नहीं करता है। तो नेक्स्ट अपन लिख देंगे कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा के चक्कर लगाता है क्या लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा के चक्कर लगाता है तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, ऊर्जा को विकिरित नहीं करता है।
इलेक्ट्रॉन कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो है कुछ ही कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन निश्चित चक्कर लगाते हैं और उनको अपन विविध कक्षा कहते हैं। और विविध कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का जो है विकिरण नहीं हो पाता है और इन कक्षाओं को क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्थिर कहा जाता है। कि जिनके अंदर ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, ऊर्जा का बंटवारा नहीं होता है, इन कक्षाओं को क्या कहा जाता है, ऊर्जा के स्तर कहा जाता है। इन कक्षाओं को ऊर्जा के स्तर कहा जाता है। ऊर्जा का जो है विकिरण नहीं होता उनको अपन क्या कहते हैं कि इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। और अपन जो है एक परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो अपन ये कहेंगे कि नील्स बोर ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था जिसकी मुख्य अवधारणाएं निम्न थी कि पहला बिंदु तो अपन ये दिया है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उनको अपन विविध कक्षा कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इन विविध कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का वितरण नहीं होता है और ऊर्जा का विकिरण न होने के कारण इन कक्षाओं को क्या कहा जाता है, इन कक्षा कह सकते हैं या इन कोषों को क्या कहा जाता है, ऊर्जा के स्तर कहा जाता है, ऊर्जा स्तर कहा जाता है। और एक अपन परमाणु के अंदर निम्न प्रकार से जो है ऊर्जा स्तरों को दर्शा सकते हैं। देखिए ये कक्षाएं जो होती हैं इनको अपन जो है ऊर्जा स्तरों को KLMNO से दर्शा सकते हैं या अपन 1 2 3 4 5 अनगिनत कितने भी दर्शा सकते हैं। तो अपन इन ऊर्जाओं के स्तरों को निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं कि इन कक्षा के ऊर्जा स्तरों को KLMNO से या इन कक्षाओं को अपन KLMNO या फिर जो है अपन 1 2 3 4 5 इनसे अपन क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो अपन जो है एक परमाणु के अंदर ऊर्जा स्तर जो है दर्शाएंगे। एक परमाणु के ऊर्जा स्तर, एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को अपन क्या करते हैं, दर्शाते हैं। एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दर्शाने के लिए अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है परमाणु का नाभिक बनाएंगे। क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, नाभिक बनाएंगे। उसके बाद में अपन क्या बनाएंगे, कक्षाएं बनाएंगे। इसको अपन क्या कह देंगे, नाभिक। क्या कह देंगे, नाभिक। देखिए इसको अपन परमाणु का क्या कह देंगे, नाभिक कह देंगे। ये जो है पहली कक्षा, इसको अपन जो है K कक्षा कह सकते हैं, K कोष, या अपन कह सकते हैं K, या इसको लिख सकते हैं 1। ठीक है। बाद में देखिए इसको दूसरी को लिख सकते हैं कि L, या इसको लिख सकते हैं दूसरी कक्षा या दूसरा कोष। तीसरा जो होता है उसको अपन लिख सकते हैं कि M, या लिख सकते हैं तीसरा कोष या तीसरी कक्षा। चौथा जो होता है इसको अपन दर्शाएंगे N से, या इसको अपन जो है 4 कक्षा या कोष से भी दर्शा सकते हैं। पांचवा जो होता है इसको अपन O, या जो है 5 कक्षा से दर्शाएंगे। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि नील्स बोर ने नाभिक के बाहर जो है 5 कक्षाएं दी थी। एक K कक्षा, L कक्षा, M कक्षा, N कक्षा और O कक्षा, 5 कक्षाएं दी थी। देखिए किसी भी कोष में अधिकांश इलेक्ट्रॉन भरने का जो सूत्र होता है वो होता है 2n²। किसी भी कोष में अधिकांश इलेक्ट्रॉन भरने का जो सूत्र होता है वो होता है 2n²। यहाँ जो है n बराबर क्या है, कोष या कक्षा की संख्या, कोष की संख्या। नाभिक के बाहर वर्ताकार कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। जैसे अपन नाभिक के बाहर ये पहला कोष है K कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, 5वां कोष। अपन इस तरह से जो है कोषों की संख्या दर्शा सकते हैं। तो किसी भी कोष में अधिकांश इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो होता है 2n², जहाँ n बराबर कोष की संख्या है। देखिए अपन पहली कक्षा के लिए जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं
तो पहली कक्षा के लिए क्या होता है, k बराबर 1 होता है, तो अपन क्या लिख देंगे कि n की जगह 1 रख देंगे। फॉर्मूला होता है 2n², तो लिख देंगे 2 गुणा 1 का स्क्वायर। देखो बराबर 2 गुणा 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होता है, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे 2। तो अपन पहले k कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। चाहे कोई सा भी तत्व हो उसके लिए k कोष के अंदर अपन अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। देखिए इसी तरह से अपन जो है दूसरे कोष के लिए निकालते हैं, और दूसरा कोष अपना है L, और L बराबर होता है 2। तो देखिए वही फॉर्मूला लगाएंगे 2n², जहां n जो है कोष की संख्या है, तो 2 गुणा क्या रख देंगे, 2 n की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 को जो है 4 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे 8। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपना L जो कोष है उसमें अपन कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये 8 इलेक्ट्रॉन अपन इस तरह से भर देंगे। बाद में इसी तरह से अपन तीसरे के लिए निकालेंगे कि m बराबर क्या लिख देंगे 3, तो यहाँ n का मान क्या हो जाएगा 3, तो 2 गुणा क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 गुणा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 2 को 9 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 18। तो अपन तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, m कोष में 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। परंतु नील्स बोर ने कहा कि 1 से लेकर के हाइड्रोजन से लेकर के ऑर्गन तक के जो तत्व हैं, 1 से 18 तक के तत्व हैं, उनमें अपन जो है बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो अपन तीसरे कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लेकिन अपन दर्शाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, केवल बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसी तरह से अपन n के लिए निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 2 गुणा 4 का स्क्वायर, तो अपन निकाल देंगे 2 गुणा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो अपन लिख सकते हैं कि n कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 32। O के लिए निकाल देंगे, हो जाएगा 2 गुणा 5 का स्क्वायर। देखिए जो है 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 2 गुणा 25, 25 को 2 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे 50। तो अपन ये कह सकते हैं कि K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, M कोष के अंदर जो है अपन 18 इलेक्ट्रॉन, और N कोष जो है उसके अंदर अपन 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और O कोष के अंदर कितने भर सकते हैं 50 भर सकते हैं। लेकिन जो है नील्स बोर ने ये कहा था कि अपन बाह्यतम कोष में केवल 8 इलेक्ट्रॉनों को ही दर्शा सकते हैं, क्योंकि लुईस कोसे ने क्या दिया था, अस्ट्रग नियम दिया था, और अस्ट्रग नियम के अनुसार किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अपना नील्स बोर का परमाणु मॉडल जो है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।